हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धाकड़ कार्यक्रम ये देश है हमारा। ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कांग्रेस पार्टी ने, एक बहुत बड़ी गलती है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दोनों हाथों में लड्डू रखा है, एक तरफ साउथ को साथ लड्डू रहे हैं, दक्षिण को, और दूसरी तरफ नॉर्थ को साथ रहे हैं। जो भारत का नहीं है वो किसी का नहीं। आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप उसका साथ दीजिए जो सही है। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना। महाभारत की लड़ाई में जिहाद, राम रावण की लड़ाई में जिहाद। कब हुए थे, कब परसों हुए थे, जिहाद होती है। आप इनके चीज को समर्थन कर रहे हैं। इसमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रधान भक्त थे। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धाकड़ कार्यक्रम ये देश है हमारा। आज बात होगी दो हाई प्रोफाइल सीटों की, क्योंकि करीब 25 साल बाद गांधी परिवार ने अमेठी से नाता तोड़ लिया, क्योंकि 1999 के बाद यह पहला मौका है, यह पहली बार हो रहा है कि गांधी परिवार का कोई भी उम्मीदवार अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। हालांकि कई दिनों के सस्पेंस और कंफ्यूजन के बाद जब कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर अपने पत्ते खोले तो नया सियासी संग्राम बिछड़ गया, क्योंकि इस सीट पर राहुल का नाम सामने आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा हमला करते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी कह चुके हैं कि डरो मत, लेकिन सवाल है कि क्या वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ने के पीछे राहुल गांधी का पॉलिटिकल डर है, क्योंकि पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई थी और इस बार केरल की वायनाड सीट पर भी उन्हें कांटे की टक्कर मिलने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लेफ्ट कांटे की टक्कर दे रहा है। तो क्या रायबरेली को गांधी परिवार के लिए सेफ सीट मानकर राहुल गांधी इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या वाकई यह सीट राहुल गांधी के लिए सेफ साबित होगी? लेकिन दूसरी तरफ वोट जिहाद से लेकर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पे भी जोरदार सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड की चर्चा। यह देश है हमारा में व्यूअर्स। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो, तो अपने दिल में से डर को निकाल दो। अरे डरो मत, भागो मत। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब डर पर आ गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने का ऐलान क्या किया? पीएम मोदी ने उन्हें सीधे ललकार दिया। अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। इसी के साथ साफ हो गया कि राहुल गांधी अब की बार अमेठी से दूर रहने वाले हैं। अमेठी से कांग्रेस ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। क्या वाकई राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के बीच में कोई अनबन है? पॉलिटिकल पावर देना नहीं चाहते प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी कैंप। फैसले सारे राहुल गांधी जी के कैंप के द्वारा होते हैं। वहीं पाकिस्तान और मुस्लिम आरक्षण पर भी जोरदार बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा। आप ये जजिया कर देंगे क्या? ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है क्या? आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? सवाल है कि क्या बीजेपी की भविष्यवाणी सही साबित होगी?
या फिर उत्तर प्रदेश और वायनाड से कांग्रेस की किस्मत बदलने वाले नतीजे सामने आएंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। डरो मत। और अब बहस के आज के मुद्दे क्या है? राहुल का रायबरेली जाना डर है या कोई बड़ी रणनीति? रायबरेली में सोनिया गांधी के गिरते जनाधार के बीच राहुल गांधी की राह क्या आसान होगी? क्योंकि आज भी वहां पर नारे लगे हैं, गो बैक राहुल। रायबरेली के अंदर वोट जिहाद जैसे मुद्दे उठाकर क्या विपक्ष ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण कर रहा है? यह भी आज की बात है, या फिर सरकार तुष्टीकरण कर रही है, यानी बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है? मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं? जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विवेक श्रीवास्तव जी का, लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राजकुमार भाटी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए प्रोफेसर अनवर पाशा का, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और जोरदार तालियों से हमारे सरप्राइज गेस्ट की एंट्री के लिए तैयारी करिए। हमारे सरप्राइज गेस्ट हैं, आज के लंबे अरसे बाद किसी बहस में आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, तो हमारे सारा पूरा पैनल, हमारे सारे मेहमान इधर तैयार हैं, तो सीधा शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से इस चर्चा की। सुधांशु जी, आचार्य जी आपके पास आ गए हैं, अब इसको इधर लें या उधर लें, लेकिन डरो मत, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं भागो मत। देखिए आचार्य जी हमारे पास नहीं, आचार्य जी राम के पास आ गए थे। जिन लोगों को राम से अदावत थी, उन लोगों के दिल में जो हिकारत थी इनके लिए, वो उनकी सियासत में सामने आ गई। अब मैं बताता हूं, देखिए ये जो निर्णय हुआ अमेठी रायबरेली का, एकदम राहुल गांधी बोलते थे ना मोदी जी के लिए खराब शब्दों में कि वो मेरे सामने थरथर कांपते हैं। अरे भैया, स्मृति ईरानी के सामने थरथर कांपने लगे, उनसे लड़ने की हिम्मत न कर पाए, स्मृति ईरानी से कहते मोदी जी से लड़ेंगे। मतलब गजब का तर्क देते थे वो। और मैं बताना चाहता हूं, एक और बात साफ हो गई। राहुल गांधी जी एक और बात बोलते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब जो कुछ कांग्रेस ने निर्णय लिया उसमें दूध का दूध, पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायता का रायता हो गया है। अब एकदम साफ क्या हो गया है, कांग्रेस के अंदरूनी दृश्य से देखें, ये दो बड़े निर्णय हुए इतिहास में। पहली बार ऐसा हुआ है अमेठी रायबरेली से, दो बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के लोग चुनाव हारे हैं, मगर हारने के बाद किसी ने सीट नहीं छोड़ी है। ये पहला मौका, ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने हारने के बाद सीट छोड़ी। और दूसरी बात, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आया है तो उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ है उसने चुनाव जरूर लड़ा है। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की पहली व्यक्ति हैं जो राजनीति में आई, मगर अगले चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ी। जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अब उनके परिवार ने कह दिया तुम लड़की हो इसलिए नहीं लड़ सकती हो, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। और राहुल गांधी जी ने भी एक तीर से दो शिकार किए। पहले तो अपनी बहन जी को लड़ने से रोकने में सफल हो गए, अपने लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके मम्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, हमारी बहन जी से डर गए, स्मृति ईरानी जी से। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो ये दावे कर रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की 180 सीटों से कम आएंगी, अगर इसमें रत्ती भर भी दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। पॉइंट आपकी बात करने और मैं एक बात और कह रहा हूं, जी। आज नामांकन के लिए सोनिया जी गई थी, ये रायबरेली वो जहां 2009 में सोनिया जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। अगर इनको हिम्मत होती तो क्या था, सोनिया जी जाती, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशन किया उसका, जीत गए। अगर वो प्रभाव होता तो सोनिया जी रायबरेली में नामांकन करती और जीत जाती। और अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश भैया कन्नौज जैसी सीट अपने परिवार के भैया को जिता नहीं सकते, सपा वालों ने कहा कि जब तक अखिलेश जी आप खुद नहीं लड़ेंगे तब तक कन्नौज नहीं जीत पाएंगे। यानी आप कन्नौज की सीट जो अपने परिवार को नहीं जिता सकते, अमेठी की सीट खुद नहीं जीत सकते, वो कहते सारा भारत जीत लेंगे। ठीक है, मैं अब विवेक के पास आता हूं। विवेक, आपने बोला, देखिए लगातार आप 2-3 दिन से बोल रहे थे देखिए क्या होगा, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो कहीं नहीं दिखी। ये तो ऐसा दिखा कि
मतलब कोई कुल्हाड़ी पे पैर मार दे जैसे अपना? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं सबसे पहली शुरुआत तो करूंगा कि देखिए, पूरा वक्तव्य गांधी 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 और गांधी पे रहा। इतना प्रभाव है गांधी परिवार का आज भी कि मारे डर के हमारे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं सिर्फ गांधी गांधी और गांधी पे बोले हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भी बोल दीजिए, जिसके लड़के को दिया है आपने टिकट, और किस डर में दिया है? डरो नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन खुद डर रहे हैं। और किससे डर रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह से। कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह? जिसकी वजह से इस देश की लड़कियों ने जंतर मंतर के ऊपर बैठ करके उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, मारे डर के उसके लड़के को टिकट दिया है। रेवन्ना कौन है दक्षिण भारत का? ये वो आदमी है जो भागा हुआ है और प्रधानमंत्री खड़े होकर के फोटो खिंचवाते थे। डरो मत, इनसे मत डरो, बाहुबलियों से मत डरो, जो लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं मत डरो, और मत दो इनको टिकट। तब आप अधिकारी हो कि आप आरोप लगाइए कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। अपने आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? वायनाड, एक सेकंड, वायनाड राहुल गांधी जीत रहे हैं जी। अब आप आ जाते हैं, नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दूंगा। हाँ, जीत रहे वायनाड। वामपंथी हूं, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, सुनना सीखिए, हंसने की जरूरत नहीं है सर। ब्रिजभूषण शरण सिंह का लड़का वो लड़वा रहे हो, शर्मिंदा हो, ये थोड़ा शर्मिंदा हो। देखिए, अब वक्त जाया कर रहे हैं, अब वक्त जाया कर रहे हैं। जो पॉइंट है, क्या वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ या ना? बताना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन में आपके हाँ या ना? अब आप सुन लीजिए, सीधी सी बात है। मैं एक वामपंथी हूं, एक कम्युनिस्ट हूं, कॉमरेड एनी राजा का समर्थक हूं जी, ठीक। और जब वहां पे चुनाव हुआ, कम्युनिस्टों ने कॉमरेड एनी राजा के लिए कैनवसिंग करी। अरे राहुल जीतेंगे, अरे नहीं जीतेंगे? सुन लीजिए ना सर, लेकिन 70 साल का जो इतिहास वामपंथियों का रहा है कांग्रेस के साथ, केरल में हम उनसे लड़ते जरूर रहे हैं, केंद्र में हमने उनको समर्थन देकर राहुल जीतेंगे कि नहीं सरकार जीतेंगे? बनाया है। वो रिजल्ट आएगा। रायबरेली जीत रहे हैं, मतलब वायनाड हार रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं, रायबरेली जीतेंगे। वायनाड का रिजल्ट बताएगा। विवेक श्रीवास्तव, डरो मत, बता दो ना वायनाड में क्या होगा। ये आचार्य जी, अब एक गंभीर बात, एक सेकंड, आचार्य जी के पास आता हूं मैं। आचार्य जी, देखिए, सबसे पहले तो आपका जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है कि ऐसा आपके समर्थक कह रहे हैं, देश की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगह में आ गए हैं, राइट जगह पे आ गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, नहीं राइट नहीं, एक लाइन बोल दूं जी। महाभारत में एक ही आचार्य विदुर जो थे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, उसके बाद भी कौरव हार गए थे। अब तो इकलौते धर्माचार्य भी इधर आ गए हैं, तो अब पराजय तय है। आचार्य जी, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल जी को? ये आपकी तो आज सुबह सुबह 2-3 नेताओं से कांग्रेस की बात हुई होगी, तो किसने एडवाइस करा ये इस तरह की रणनीति करो? आप चाहते हो वो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं? आप चाहते क्या है? मैं क्या चाहूंगा, कांग्रेस में ही काफी लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले 14-15 सालों से उनका एक छत्र राज कांग्रेस में है। उन्हीं के फैसले हैं। और जब सेनापति, जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो ये मैसेज जाता कि वाकई राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत। बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि डरो मत। जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, मैं भी उस कमेटी में था, तो राहुल जी ने उसमें भी कहा कि डरो मत। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि डरो मत। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। ये ठीक है, एक सेकंड, ये पॉलिटिक्स जो है। इनका क्या रोल है? ये लेफ्ट वाले ये कांग्रेस को आबाद, केरल में लड़ते हैं, दिल्ली में चिल्लाते हैं आगे हमारे ऊपर। नहीं, ये कांग्रेस को आबाद करने के लिए है लेफ्ट वाले, या कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए है? नहीं, लेफ्ट किसी को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि हाँ लेफ्ट जिसे देख लेता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। लेफ्ट जिसे देख लेता है। हाँ, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी की मैं ईमानदारी का बहुत इनका आदर करता हूं कि इन्होंने साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी को हराएंगे और अमेठी में राहुल गांधी के गीत गाएंगे। नहीं, रायबरेली में।
तो सवाल इस बात का है कि ऐसे ऐसे सच बोलने वाले इंसान का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि हम वायनाड में अगर मगर लेकिन बट करेंगे, साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ हैं। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं अमीश, बात यह है कि ये भारत है और ये भारत शौर्य की पूजा करता है, पराक्रम के प्रति नमन करता, पराक्रम को प्रणाम करता है। ये भारत है जहां, ये शिवाजी का भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सर्वस्व निछावर हो गया, लेकिन औरंगजेब को सजदा नहीं किया। ये महाराणा प्रताप का भारत है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है जहां उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। तो ये जो भारत है, ये जो भारत की जनता है, ये योद्धा को चुनती है। और आज राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है, उससे ये मैसेज गया है कि राहुल गांधी अब योद्धा नहीं रहे, योद्धा नहीं रहे। ठीक है, राजकोट में मैं आ रहा हूं, मैं राजकोट भाटी। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया था जी, गुस्से में आके वामपंथियों के लिए, कि जब से वामपंथी वेताल आकर कांग्रेस के सर पर बैठ गए, तब से कांग्रेस नीचे जाती चली जाए। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, रणनीतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अखिलेश जी भी कन्नौज से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीठ दिखाना, क्या आपको लगता है कि खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलायंस को होगा? मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत ही गौर से सुना, इनके दुख भी अपरंपार हैं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अगर लड़ रहे हैं तो दुखी, नहीं लड़ रहे हैं तो दुखी। देखिए, अगर रणनीति के तहत कोई नेता सीट बदल लेता है, हमारे बराबर की सीट है गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार नहीं लड़ रहे तो क्या कहें, डर गए जनरल, जो सेना अध्यक्ष रहे वो डर गए, भाग गए। ये रणनीति होती है। दूसरी बात, आचार्य जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद आचार्य जी पार्टी बदल गए। जब बीजेपी सरकार करने दो हमले, तानाशाही का डंडा दिखा रही है, जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, सीबीआई भेज दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। ऐसे समय में अगर तानाशाही के खिलाफ खुल के अगर बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से डरपोक कहना या कायर कहना, यह बहादुरी का अपमान है। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली है। आचार्य जवाब दें। ठीक है, संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है। बिल्कुल, पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते, पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है, आचार्य जी, पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया और मेरे सिर पर एक जो बोझ था वो हटा दिया। और मेरा गुनाह क्या था? मैं अयोध्या गया, आपके ही शो में विवेक नहीं, अब शांत, आपके शो में विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा झगड़ा हुआ। आपके शो में विवेक श्रीवास्तव जी के खिलाफ आप गए थे और विवेक श्रीवास्तव जी ने मुझसे कहा था, और पार्टी का अनुशासन नहीं, क्या राम के दरबार में जाना पार्टी का अनुशासन है? क्या बोल रहे हैं आप? पार्टी का अनुशासन तो राम के दरबार में ना जाना पार्टी का अनुशासन है? पार्टी ने कोई पार्टी का रिटर्न। एक सेकंड, आपने मेरा निवेदन है। ओके, आचार्य जी, तो लाइनें नहीं पता, केरल में कुछ और लाइन, दिल्ली में कुछ और लाइन है, और पार्टी लाइन पे आके ज्ञान दे रहे हैं। ओके, आचार्य जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने, याद करिएगा वो शो आपका, कहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। बिल्कुल, मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूंगा। और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? ये हमारा गौरव का विषय है। आप शंकराचार्य, ये हमारा गौरव का एक सेकंड विवेक जी 30 सेकंड, हमारा गौरव का विषय। शंकराचार्य के निर्देश के विरोध में गए, आपने शंकराचार्यों का विरोध किया। चलो, शंकराचार्य ने भी बाद में बोल दिया था कि ठीक है, मात्र छदम राजनीति के लिए। ओके। विवेक श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये, मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा।
मैं इससे आपसे लड़ सिर्फ क्यों रहे हो? कह रहा हूं, आप तो नास्तिक हो। नहीं, पार्टी का एक अनुशासन आप तो होता नास्तिक है। हो। जब कांग्रेस पार्टी और अमीश इंडिया देवगन जी, गठबंधन मजेदार के बात घटक ये दलों है। ने एक फैसला लिया तो आप उसके खिलाफ क्यों अमीश गए? देवगन, 30 सेकंड दीजिए। अमीश देवगन, मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है, और ना कांग्रेस में है, और ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं सीरियस एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही, तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया कि मैंने आज तक, और सुधांशु जी बैठे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। क्यों किया? मैंने 3 बातें उठाई। पहली बार मैंने कहा कि भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए, पहला गुनाह। दूसरा मैंने कहा राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए, दूसरा गुनाह। और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मत करो। राम मंदिर जाना, अयोध्या जाना, ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या इन 3 गुनाहों के लिए मुझे पार्टी से निकाला गया? तो आज मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन, आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपने पार्टी से निकाला है, लेकिन मैं आज देश के दिलों में राज करने के लिए देश के दिलों में बैठा जी। मुझे देश ने अपनाया। लेकिन पाशा साहब, अभी तक आप चर्चा में नहीं आए हैं, मैं आपको लेके आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है पाशा साहब, ये रणनीति जिसने भी बनाई वो सवालों के घेरे में, प्रोफेसर साहब, और आप बहुत लर्निड आदमी है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कई चुनाव लड़वाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कांग्रेस पार्टी ने? एक बहुत बड़ी गलती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित ये बात की मान रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी ने शुरू में ये बात कही थी जब आपने कहा था कि आचार्य जी हमारे सुधांशु जी के पास आ गए। उन्होंने ये कहा था राइट में आ गए, मैंने नहीं बोला सुधांशु जी के पास आ गए। तो इन्होंने कहा सुधांशु जी ने कि मेरे पास नहीं आए हैं, वो राम के पास आए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बहुत ही विनम्र पूर्वक, बहुत मैं इज्जत करता हूं आचार्य जी का, कि आप राम के पास आ गए। इससे पहले कहां थे आप? क्या रावण के पास थे आप? क्या इससे पहले आप रावण के पास थे? क्लैरिफाई करेंगे, आचार्य जी ही क्लैरिफाई करेंगे। दूसरी बात यह कि आप जिस चीज को कह रहे हैं कि ब्लंडर किया है, पॉलिटिकल ब्लंडर, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना यह पॉलिटिकल ब्लंडर है क्या? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी रणनीति होती है, और राहुल गांधी ने कांग्रेस ने ये अधिकार है कांग्रेस को अधिकार तो कि वो तय करे कि कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, और ये रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दोनों हाथों में लड्डू रखा है, एक तरफ साउथ को साध रहे हैं, दक्षिण को, और दूसरी तरफ नॉर्थ को साध रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस रणनीति का बहुत ही बेहतर परिणाम साउथ वालों में तो पलीता लगा रहे हैं आपके बगल में खड़े होकर। दूसरी चीज ये, साउथ में तो पलीता आपके बगल में लगा रहे हैं खड़े होकर। दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको, दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि आज यही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि राहुल जी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। मुद्दा होना चाहिए जो विकास है देश का, ठीक है, लेकिन एक ही मुद्दा है। एक सेंटेंस और मैं कहना चाहता हूं, एक लाइन, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा है इस इलेक्शन में, और मुद्दा है संविधान को बदलना। इसलिए 400 पार का नारा है, सिर्फ 400 पार का नारा ही संविधान को बदलवा सकता है। इसलिए वो संविधान को बदलने की ओर, आरक्षण को खत्म करने की ओर इस देश को ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक ही मुद्दा है, सारे मुद्दों से भटका रही है। रोजगार को बात नहीं करेगी। पहले कहते 10 लाख देंगे, फिर जब नीतीश कुमार जी का सरकार बनाया कहे 20 लाख देंगे, अब कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे। एक्चुअली में जानते क्या है, वो ये इनके मन का भाव ये नहीं है, इनके मन के भाव में एक शब्द छुप गया है। 10 लाख देंगे नहीं, 10 लाख में देंगे, फिर रेट बढ़ गया 20 लाख में देंगे, फिर रेट हो गया 1 करोड़ में देंगे, जमीन अरमीन सब गिरवी करवा लेंगे। अब मैं इनको जवाब देना चाहता हूं आरक्षण ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपने 3 साढ़े 3 मिनट बोला, बोल रहे हैं ना, मैंने आपके जवाब से काम ले रहे हैं। आप आगे अपनी टर्न। अरे मैं आप प्रोफेसर साहब बताइए, 11-12 करोड़ की आबादी का राज्य 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे सकता है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। सुनिए, मैं एक मिनट एक बात कहता हूं, तेजस्वी यादव नवी पास है, खेल खेल कर विरोध करना चाहते हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव नवी पास है, आप प्रोफेसर हैं, आप कहिए 11-12 करोड़ की आबादी के राज्य में 1 करोड़ सरकारी नौकरी
नौकरी हो सकती है क्या है? इच्छा शक्ति असंभव सी बात करते हैं आप। इच्छा शक्ति होनी झूठ चाहिए। बोलने की। इच्छा शक्ति कहां होनी चाहिए। नौकरी हो जाएगी? एक और आबादी को रोजगार दिया जा सकता है। इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक सेकंड। इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि प्रोफेसर को 9वीं क्लास वाले के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। उसने जो मुंह से निकल गया वो ब्रह्म वाक्य है। ये आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, आरक्षण खत्म कर चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी, एसटी, ओबीसी का सारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया और पूरा एक मुश्त मुसलमानों को दे दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी का सारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया और 50% पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया गया। झूठ क्या बोल रहे हैं आप? प्रोफेसर हो गए, इस तरह झूठ बोलेंगे? भारत का एक राज्य था जहां एससी, एसटी, ओबीसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वो था कश्मीर। धारा 370 से पहले इस प्रीटेक्स्ट पे कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य है, आपने आरक्षण नहीं दिया था, हमने दिया। आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिछले साल 91 जातियों को ओबीसी में लाए और उसमें 85 मुसलमान। जब पिछड़े वर्ग ने पूछा कि यह कैसे हो गया, तो जानते क्या बोलते हैं? नहीं, ये कन्वर्ट होने से पहले उस जाति के थे इसलिए इनको उसमें दे दिया। तो पूछा गया इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो जवाब नहीं दे पाए। आज भी पश्चिम बंगाल की 171 बैकवर्ड जातियों में 120 मुस्लिम है और अभी आपने कर्नाटक में सारे मुसलमानों को ओबीसी में दे दिया। तो सुनिए, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में हम घुसपैठ नहीं होने देंगे। ना हमने देश में घुसने दिया, ना आरक्षण में घुसने देंगे। हकीकत यह है कि इन्होंने आरक्षण खा चुके हैं, इसलिए इनके दिल में तकलीफ है। प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके, कहिए कि मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे और इनकी हैसियत नहीं है। एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी। क्या आप मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण देंगे, हाँ या ना, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हाँ या ना? ऐसा है जी, आरक्षण के अपने रूल्स हैं। देंगे कि नहीं देंगे? आरक्षण किस लिए दी जाती है? नहीं, देंगे कि नहीं देंगे? किस लिए दिया जाता? सुनिए आप। नहीं, देंगे कि नहीं देंगे? यस नो में कोई जवाब नहीं होता है। क्यों नहीं जवाब होगा? तर्क होता है उसका। अच्छा, देना है तर्क है, नहीं देना है तर्क है। तर्क से बात कीजिए आप। आरक्षण क्यों लाया गया? जो पिछड़ा वर्ग है, तो आरक्षण क्यों लाया गया सबको पता है। जो नहीं है बराबर, इक्वलिटी लाने के लिए लाया गया था। और अगर समाज में इक्वलिटी नहीं है, उस वर्ग को, उस क्लास को, सबको मिलना चाहिए आरक्षण। आप आरक्षण चाहिए, दुनिया में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। बीजेपी ये बताए कि जो 90 सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिर्फ 3 ओबीसी के क्यों हैं, बाकी सारे क्यों हैं? बाकी सारे क्यों ब्राह्मण राजपूत भूमियार? देखिए ये राहुल गांधी का वाक्य है। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी के 3 हैं। आपको दर्द नहीं होता? हमें दर्द होता है। मैंने एक सवाल पूछा था, ओबीसी रहेगा, ओबीसी क्यों ओबीसी में से ओबीसी के 3 ही रहेंगे? 10 सेकंड सुधांशु, 10 सेकंड। देखिए साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट कोई आरजेडी का अध्यक्ष पद नहीं है कि खट्ट से गए और 25 साल में बन गए। बिल्कुल, आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना पड़ता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, फिर आप सेक्रेटरी में इंपैनल्ड होते हैं, तब सेक्रेटरी बनते हैं। आज जो भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं वो 1992 बैच या उससे पहले के हैं, यानी 92, 91, 90 या 89, 88 बैच के लोग सेक्रेटरी हैं। ये बताइए उस समय कितने ओबीसी थे? किसकी सरकार थी? हमने दिया। किसके ओबीसी थे? किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार आपकी थी। जब आपने 2% ओबीसी सेलेक्ट किया, जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो सेक्रेटरी कहां से बनते? और पढ़े लिखे प्रोफेसर हो गए। ये ऑडियंस के सवाल है। आचार्य जी से किसका सवाल है? आचार्य जी से कौन सवाल करना चाहता है? आचार्य जी ने तो मेरे हिसाब से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने अपने हिसाब से किया। वे अपने राम के पास आ गए, बस और क्या चाहिए इंसान को। जी आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष के पास बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता हैं। पासा साहब भी बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है और विपक्ष के भाग्य की विडंबना ये है अमीश, कि सारा का सारा विपक्ष राहुल जी की तरह बातें करने लगा है जी। और अभी जिस तरह की बात हो रही थी, भाई अगर आपको मुसलमानों को आरक्षण देना है तो डंके की चोट पे कहो ना कि देंगे। आप डंके की चोट पे भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आप मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मुसलमानों के भी सगे नहीं हैं, आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, आप दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। दूसरी बात अमीश, दूसरी बात, पाशा साहब ने कहा कि अब तक आप कहाँ थे। भाई मेरे लिए बोला कि आप रावण के पास थे क्या? मेरे लिए मैं बता, मेरे लिए कांग्रेस भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, मेरे सामने देश का सवाल है। और मैं ऐसा मानता हूं, पाशा साहब मेरी बात को सुनिए गौर से, मैं ऐसा मानता हूं कि सत्ता और सिंहासन छोटे हैं, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया जा सकता।
मैं ऐसा मानता हूं, और मैंने ऐसा माना जब मैं कांग्रेस में था। मेरा झगड़ा सुधांशु जी से भी कई बार हुआ है, मेरा झगड़ा तमाम भाजपा के नेताओं से हुआ था। मैं तब भी ये कहता था कि भगवान राम और राष्ट्र, दो बातों पर समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, मैंने कांग्रेस में रह के भी ये बात कही। अगर मैं कांग्रेस में रह के राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे चुप हो गया होता, तब आपका सवाल जायज था, तब बात ठीक थी। मैंने तब भी मुद्दा उठाया। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, भारत से लड़ना बंद करो। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से, ऑन रिकॉर्ड कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कहा, मैंने ट्वीट्स करके कहा। मैं लगातार 2.5 साल से अमीश ये कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो, आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। लेकिन अमित शाह ने मेरी बात को नहीं माना गया जी, मेरी बात को नहीं माना गया। उसका परिणाम देखना अमीश देशबंद, 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। देख लेना। राजकुमार भाटी, पॉइंट ये है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी? किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हो वोट जिहाद करें। हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टीकरण की एक अलग प्रकाष्ठा है क्या ये? पहले 2 चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है, जिन्हें 190 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे, ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड, आपने मौका दे रहा हूं, आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई है, ये आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं, आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा, नहीं बोला कि नहीं बोला, पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने कि मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइए कि 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर कह रही है कर्नाटक, फिर बंगाल कह रहा है, और मैं आप सबसे राय लूंगा वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों की? अमीश जी, ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। शेख सैयद, मुगल, पठान, 4-5 उच्च जातियों को छोड़कर जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जातें। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्लाया, में जाति होती है, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मुसलमान में जाति, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं। करके राजकुमार भाटी के बारे में पसमानदा मुसलमान ये लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब, पसमानदा मुसलमान आप जानते नहीं कास्ट है वहां। नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक क्या मिनट था? में एक लाइन, वोट जिहाद में मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना, खामोशी के साथ। हाँ, वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा, स्ट्रगल बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का नाम भी जिहाद किया था सर, राम का नाम रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। अरे जिहाद शब्द कहां राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, शब्द महाभारत रामायण में जिहाद दिया। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये, रामायण और महाभारत। तुष्टीकरण था उस समय।
नहीं, पर आप ये कर रहे हैं, आप राम और कर रावण रहे की हैं। लड़ाई जिहाद थी। अमीश ये जी। तो बहुत ही गलत है। महाभारत में जिहाद था, इसमें अरे, जिहाद ये था। कोई हंसने की बात नहीं है भैया। राम और रावण की लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। जिहाद तो नहीं था। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं क्या? आचार्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो हैं। वो करिए, आप याद करिए, है शब्द है। लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड, आपको मैंने वो तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद ये पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत कहा, भाई पुराण भी तो, कहा। अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण का अरे लिमिट है यार इस आदमी की, पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई, बताइए लिमिट है, अपने शब्दों पर दीजिए। आधी से ज्यादा, आधी ज्यादा फर्जी, आधी से ज्यादा फर्जी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कल परसों हुए थे। बेहुदे बन के हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में ये लिमिट होती है। बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो, पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, आबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है, और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है। मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदुओं का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही हैं। तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था? 70 सालों में हमारा धर्म रहा, राम रहे, व्रत रहे, तीज त्योहार रहे, तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था? आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप उसका साथ दीजिए जो सही है। और मैं भी बता देता हूं, 4 जून को इंडिया अलायंस आएगा और डंके की चोट पे आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। राजकुमार भाटी, योर रिएक्शन टू दिस?
अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और उनके तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। आपने शरिया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश व खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। सर कुछ महंगा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सियासत कुछ देखिए, इस देश में हर चीज महंगी हो गई, लेकिन सियासत बड़ी हल्की हो गई सर। बिल्कुल सियासत बड़ी सस्ती हो गई। इस देश के अंदर सियासत इतनी सस्ती हो गई कि वो चंद वोटों के लिए, और ये सब नेताओं से मेरी बात है, वो चंद वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये वाकई ये जो मैं कहना चाहता हूं, ये मैं दिल से कहना चाहता हूं और दिल की गहराई से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन सियासत बड़ी सस्ती हो गई इस देश के अंदर। 10 सेकंड दीजिएगा। जी 10 सेकंड। मुझे आप बताइएगा, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती, लेकिन मैं पूछना चाहता, मैं बोलता हूं, अरे सुनो विवेक जी सुनिए, क्या परफेक्ट नहीं है नरेंद्र मोदी? क्या भारत की मैं सुनना चाहता हूं आचार्य जी के मुंह से। मेरा सवाल तो सुन लो। ये आपके पुराने साथी हैं, बात की बात है, मेरा सवाल आप ही के पुराने साथी हैं। अरे ये आगे भी हमारे साथी रहेंगे, चिंता मत करिए। सुनो ये मेरे अपने साथी हैं, अमीश देवगन, मैं विवेक नहीं आचार्य प्रमुख सुन लीजिए 10 सेकंड। मेरी बारी है, सुनना पड़ेगा, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। 10 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव बताओ, नरेंद्र मोदी का गुनाह क्या है? क्या भारत को नई संसद देना नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या भारत से कश्मीर से 370 हटाना नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या अबू धाबी के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करना नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या 500 साल के संघर्ष को विराम देकर राम मंदिर की भव्य इमारत को खड़ा करना गुनाह है? क्या भगवान का अवतार जहां होगा उस संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना गुनाह है? क्या 80 करोड़ लोगों को, क्या 80 करोड़ लोगों को जिनको जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन्हें भोजन देना गुनाह है? बिना हिंदू मुसलमान के ये बताइए ना, क्या गुनाह है? लेकिन समय इतनी इजाजत देता है, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है, आप सबके आगे मैं नतमस्तक हूं। जी पूरे अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य। लेकिन मैंने फिर ये बोला कि सियासत के इस दौर के अंदर हल्कापन बंद होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और इस देश की जनता को मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपना वोट डालने जरूर जाएं। धूप, गर्मी, छाया, बारिश बहाने मत करें, वीकेंड का बहाना मत करें। अगर आपने आज वोट नहीं डाला तो कल आपका किसी पर को सवाल पूछने का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप वोट नहीं डाल रहे। आप अपना कर्म तो करिए, अपना काम तो करिए। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और देश की जनता, जनमानुस बहुत ज्ञानी है और जरूर वोट डालने जाएगी। आपने आर पार को आप प्रत्याशित प्यार दिया है, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक बार फिर आपका कार्यक्रम डिजिटल पर, टीवी पर नंबर 1 है। धन्यवाद आप सबको, मेरी नमस्कार, जय हिंद।